वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आपको और अधिक व्यस्त करने के लिए हम लेकर आए हैं मौर्य वंश का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस में किसी भी टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मौर्य एम्पायर का ये टॉपिक आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 सालों तक शासन किया। इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज बिहार और बंगाल में स्थित है। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था। तब चाणक्य ने मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश की, जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन मगध के सम्राट घनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का बहुत अपमान भी किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक ऐसा राजा दिला कर रहेंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। और अच्छा, चाणक्य को उसने कहा क्या था? घनानंद ने उसने कहा था कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है। तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। बस फिर क्या था, चाणक्य को गुस्सा आ गया और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाएंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाएंगे। उस समय भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था जो उस पर राज कर सके। उस समय कुछ ही शासक जातियाँ थी, जिसमें शाक्य और मौर्यों का प्रभाव ज़्यादा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति, युद्ध और राज्य के मामलों में पूरी तरह से निपुण कर दिया। चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार करने के बाद चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार की। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश के सम्राट घनानंद को सबक सिखाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद को प्रधानमंत्री बनाया। अब देख लेते हैं मौर्य शासक को। मौर्य शासक कितने हुए हैं? तो सबसे पहले हुए हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। उसके बाद उनके पुत्र हुए बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। फिर बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व रहा। उसके बाद उनके पुत्र थे अशोक के पुत्र कुणाल। अब उनका जिक्र कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता, क्योंकि कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। ठीक है, वो अशोक के बड़े बेटे थे, इसलिए उत्तराधिकारी तो उन्हें ही माना जाता। लेकिन उनकी जो सौतेली माता थी, उन्होंने गुस्से में आकर उनको अंधा कर दिया था और अंधा होने के कारण फिर राजगद्दी किसे मिली? दशरथ को। दशरथ मौर्य फिर राजा बने। तो दशरथ मौर्य का शासनकाल था 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं संप्रति का शासनकाल था 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व। उसके बाद उनके पुत्र शालिशुक का टाइम था 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व। फिर आते हैं देववर्मन। देववर्मन का टाइम पीरियड है 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर उनके पुत्र हैं सद्धनवन। सद्धनवन मौर्य का टाइम पीरियड है 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। और सबसे लास्ट जो शासक थे वो थे बृहदर्थ। बृहदर्थ मौर्य का शासन
काल था 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत लगभग 297 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से आज़ाद किया। बाद में दोनों शासकों ने समझौता कर लिया और इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसका नाम कार्नेलिया भी था, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसका उल्लेख एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सबसे सशक्त राजाओं में से एक थे। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर और चंद्रगुप्त की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन दिया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा अशोक के पिता थे। आगे देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में से एक है। इन्होंने लगभग 41 सालों तक शासन किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 91 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बौद्ध धर्म लिया। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, के बौद्ध स्तूप से लिया गया है। ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे आते हैं अशोक के पुत्र कुणाल। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इनकी सौतेली मां ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला के वायसराय थे। इन्होंने लगभग 8 सालों तक शासन किया। अब शासन कैसे किया? तक्षशिला के वायसराय बन के, क्योंकि राजा तो ये बन नहीं पाए। जब राजा बनने का टाइम आया तभी इनकी सौतेली माँ ने क्या किया? इनको अंधा कर दिया था। ठीक है, तो इनके बाद आता है नंबर किसका? दशरथ मौर्य का। ये सम्राट अशोक के पोते थे। दशरथ मौर्य ने 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को जारी रखा। इनके बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली। अब आते हैं संप्रति पर। संप्रति को देख लेते हैं। इन्होंने 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। ये अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे ये? जो पुत्र उनका अंधा हो गया था कुणाल, उसके पुत्र थे संप्रति। इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। अच्छा देखिए, अशोक के बाद सबका ही टाइम पीरियड बहुत ही कम है, क्योंकि ये सभी अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए, इसीलिए इनका क्या है, बहुत ही कम टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, आगे देखिए फिर शालीशुक। शालीशुक के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश का शासक था ये, जिसने 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 सालों तक शासन किया। ये संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जबकि गर्गी
संहिता के युग पुराण खंड में उन्हें झगड़ालू अधर्मी शासक के रूप में उल्लेख किया गया है। किसका? शालीशुक का। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आते हैं देववर्मन। देववर्मन के बारे में पढ़ते हैं। शालीशुक के बाद राजगद्दी इनके पुत्र देववर्मन ने संभाली। इसने 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने 7 साल तक शासन किया। किसने? देववर्मन ने। इसके बाद आते हैं सद्धन्वन मौर्य। सद्धन्वन मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी सद्धन्वन ने राजगद्दी संभाली। इसने लगभग 8 वर्षों तक 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया था, क्योंकि ये क्या थे? ये अयोग्य थे। ठीक है। फिर आते हैं इनके लास्ट जो शासक था मौर्य वंश का, वो कौन था? बृहदर्थ मौर्य। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहदर्थ को इनके एक मंत्री ने मार दिया। वो मंत्री कौन था? वो था उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और शुंग नाम के एक नए साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि अब तक सभी साम्राज्यों का अंत उन्हीं के सेनापति ने किया है। ठीक है। सेनापति ने ही अब तक धोखा दिया था। लेकिन बस एक मौर्य वंश ऐसा है जिसमें सेनापति ना होकर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका विनाश किया। बाकी जितने भी वंश हुए उनमें सबने अब तक क्या किया था? अब तक सबने सेनापति ने ही उनका विनाश किया था। अब मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं एक बार। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था अंतपाल को। ठीक है। अंतपाल क्या कहलाता था? सर्वोच्च अधिकारी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। ठीक है। इसमें से इन्होंने 500 हाथी किसे दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को। और उन्होंने 4 प्रांत किसे दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे दहेज के रूप में। ठीक है। जब उन्होंने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी तो उन्होंने उन्हें 4 प्रांत दिए थे। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल कंधार अब कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और हेरात मकरान कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में है। तो सारा अफगानिस्तान और सारा पाकिस्तान सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांत में विभक्त कर दिया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। पहले कितनी थी? पहले 4 थी। और 5वां कौन सा था? वो जो सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। कौन सा था? कलिंग। ठीक है। और उसी में युद्ध के दौरान इन्होंने क्या? इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर आते हैं नगर प्रशासन पर। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त था। ये 6 समितियां इस प्रकार है। अच्छा, मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हें भेज दिया था। ठीक है। उन्होंने यहाँ रह के इंडिका पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? इसी पुस्तक में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था। ठीक है। तो देखिए 6 समितियाँ कौन कौन सी हैं। प्रथम समिति है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना। और चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति थी विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण। और षष्ठ यानी कि छठी समिति थी बिक्री कर व्यवस्था। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं मौर्य वंश का पतन। मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आए अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इस वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके समाप्त कर दी। इस साम्राज्य के पतन के अन्य कारण प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता। अच्छा, ये अशोक के टाइम पर ही हुई थी करों की अधिकता। ये क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपनी जितनी भी धन संपदा थी सारी खर्च कर दी थी। इसीलिए क्या किया था?
प्रजा पर इन्होंने करों की अधिकता कर दी थी, बहुत ज़्यादा कर लगाने लगे थे, जिससे क्या है जितनी भी प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में आ गई थी। ठीक है, और वो जो इनके प्रांतीय शासक थे वो भी उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। ठीक है, तो ऐसे मौर्य वंश का पतन हुआ था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने सम्राट अशोक के अभिलेखों को डिस्कस नहीं किया है। अशोक के अभिलेखों से भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपको अभिलेखों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आने पर आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। ऐसी ही और वीडियो लाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।